मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ेगा। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है। आप होता ना लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले। खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अक्षय कुमार की जो मूवी है सूर्यवंशी, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि कैसे यहाँ पर खुल्लम खुल्ला प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है। अब एक प्रोपोगेंडा होता है कि भाई आप बताओ सब कुछ, लेकिन उसमें इस तरीके से दिखाओ कि कोई आप पर ब्लेम ना कर सके, कोई आपको ये ना कह सके कि भाई देखिए आपने ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप एक मैसेज पास करो। और दूसरा होता है ये सूर्यवंशी मूवी, मतलब ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। ये सूर्यवंशी मूवी ये जो खुलेआम आप जितना चाहो आप दिखा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ये है मोदी का भारत। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब तक इंडियंस, मेजोरिटी इंडियंस को जब गाली पड़ती है, उनके रिलीजन को गाली पड़ती है, तब तक पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई नेशनलिज्म वाली बात आती है, जब यहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई इंडिया के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है या फिर आप कहो कि वो गवर्नमेंट चल रही है और उसके हिसाब से मूवीज़ बन रही है, तो ये उनको हजम नहीं होता। पीके मूवी हजम हो जाती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 1993 के मुंबई ब्लास्ट पर बनी फिल्म सूर्यवंशी से पाकिस्तान के लोगों को इतनी मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को ट्वीट करके अपना विरोध जताना पड़ा है। कहीं सूर्यवंशी फिल्म के जरिए फिल्मकार रोहित शेट्टी ने पाकिस्तान के दुखती रग पर हाथ तो नहीं रख दिया, क्योंकि यह जग जाहिर है कि 1993 के बम ब्लास्ट में पाकिस्तानी लोगों का ही हाथ था। पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी, जरा आप भी विस्तार से सुने। भारत की एक मूवी है सूर्यवंशी। इसको अक्षय कुमार इसमें लीड एक्टर का किरदार निभा रहे हैं, कतरीना कैफ है, और कैमियो के तौर पे उसमें रणवीर सिंह भी आते हैं और अजय देवगन भी आते हैं। कैमियो होता है थोड़ी देर की अपीयरेंस। ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपको बताएगी कि मोदी का भारत अब कैसा है। बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों इस मूवी के ऊपर, और हॉलीवुड के एक्टर्स ने, यहां तक कि हमारे सदर पाकिस्तान ने भी इस पे कमेंट किया, इस पे ट्वीट किया इस मूवी के ऊपर। यह मूवी इस हद तक इस्लाम दुश्मन, इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है कि इसने मोदी हुकूमत और बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब करके रख दिया है। आप होता ना लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले। खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म में। जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। इस मूवी ने रिलीज होने के पहले 3 से 4 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाया है। भारतीय 100 करोड़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपया बनता है। इस मूवी को इतनी पजीराई मिली है, और जो लोग थिएटर गए, वॉशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूं और ट्रिब्यून में भी इसका जिक्र किया गया है, ट्रिब्यून जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, कि जब सिनेमा हॉल्स के अंदर मुसलमान दुश्मनी के डायलॉग्स बोले जाते थे तो सिनेमा जो है वो तालियों से और सीटियों से गूंज उठता था। ये जो मूवी है ये रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया। रोहित शेट्टी बहुत बड़े हिदायतकार हैं इंडिया के। उन्होंने डायरेक्ट की। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ेगा। आरिफ अलवी साहब कहा कि फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय रिसेंट पद्मा awardee and actors who were known for their shameless propaganda of Narendra Modi, Suryavanshi, a blockbuster, justifies the anti-Muslim sentiment in India and makes your blood curdle at the criminal Islamophobia. अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कहता है मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब एक ही है, वो है इंडियन होना। फिल्म में होता यह है कि लव जिहाद को दिखाया गया है कि मुसलमान दहशतगर्द
सारे मुसलमान ही दहशतगर्द दिखाते हैं। भाई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। नहीं, मुसलमान दहशतगर्द हिंदू लड़कियों को उनसे प्यार करते हैं, प्यार का नाटक रचाते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करके उनसे शादी कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए अक्षय कुमार एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है और वो इसके लिए जो है वो काम कर रहा है। मतलब ये दिखाया गया है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। लव जिहाद को रोकने का काम किया जा रहा है। हाँ, मुसलमान हम स्कल कैप पहनते हैं जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या ये किस किस्म के मुसलमान दिखाते हैं? ये कि सामने के बटन खुले हुए हैं, मुंह में पान चल रहा है, आंखों में खींच के सुरमा लगाया हुआ है, गले में इतना मोटा तावीज पहना हुआ है, ये तो वो भूल जाएगी। अब हिंदू जो मौजूदा हिंदू है भारत का, उसको यही बताया जा रहा है आगरा का नाम जो है वो तब्दील करके आप प्रज्ञाराज रख दो, ठीक है, ताजमहल का नाम तब्दील कर दो, इलाहाबाद का नाम तब्दील कर दो, मुस्लिम हिस्ट्री को खत्म कर दो। वो उनको गुलाम तस्वुर करिए, बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है और बॉलीवुड इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशस में एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब, जिसका नारिन का नाम है अगलिगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। यहां से ये अफ्रीकन रीजन के ऊपर चाइना तो के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ्रीकन रीजन में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहां पर नजर रख सकती है। ये इस वक्त नाज़रीन पावर गेम चल रही है। इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगेमनी, चाइनीज हेगेमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, डिस्ट्रॉयर तबाहकुन जहाज जिसको कहते हैं, उसका उर्दू में तर्जुमा यही होगा, और तैयारा बरदार जहाज हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास है। नमस्कार दोस्तों, अब ये आप तो जानते होंगे कि भाई अगर आप रेगुलर व्यूअर है पाक मीडिया के या फिर हमारे चैनल के, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अब पाकिस्तान हमारी गिनती में नहीं आता, तब हमारी गिनती में सिर्फ चाइना आता है। मतलब पाकिस्तान को उस हिसाब से हम सरपास कर चुके हैं कि भाई अब सीधा हमारी टक्कर है चाइना से। चाइना जिस हिसाब से पूरी दुनिया में अपना एक फुट स्टेप्स वहाँ पर आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर पीछे ऑब्वियसली वो 10, 15, 20 साल आगे है हमसे ये सारी चीज़ों में, लेकिन जहाँ जहाँ वो गया ना, हम पीछे चले गए हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर चाइना का एडवांटेज था वहाँ पर हम आकर बैठ चुके हैं। और सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि चाइना जिसको लगता था कि भाई इंडिया को पाकिस्तान के साथ बिजी रखेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे, वो अपने आतंकवादी इंडिया में भेजेगा और वहाँ पर बिजी रखेंगे और हम अमेरिका के साथ कंपटीशन करेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इंडिया की सोते हुए शेर की ताकत क्या होती है। और जब उसने गलवान किया तब उसको पता चला कि क्या ताकत है इंडिया की। मतलब बोलने वाला था कुछ, तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशस में एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब, जिसका नारिन का नाम है अगलिगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है और वहां पे तकरीबन 300 लोग रह रहे हैं। 1100 किलोमीटर वो जो है वो दूर है बेसिकली मॉरिशस की जो मेन आइलैंड है उससे। अब आके हमें पता ये चलता है कि एक तरफ चाइना ने जिबूती में अपनी जो है वो मिलिट्री बेस बनाई, इधर से इंडिया भी लगा हुआ है। अच्छा गल साहब, ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी ये इंडिया की क्या डिजाइन्स हैं कि आपने मॉरिशस में जाके एक अपनी जो है वो नेवी ने बेस बना ली, इससे इंडिया क्या बताना चाहता है दुनिया को? इंडिया दुनिया को कुछ नहीं बताना चाहता। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की एक्टिविटी करनी इसलिए जरूरी है कि आपने चाइना को काउंटर भी करना है और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको ये बेसबाजी करनी पड़ेगी। और ये मॉरिशस में नहीं, ये और भी जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर ये काम करने की इंडिया जो है वो कर रहा है, करता है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी अपनी जो हम लोग बेस नहीं कहते हैं, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं, क्योंकि बेस का मतलब होता है कि कॉम्बैट उस तरीके से इस्टेब्लिश करना। वो कॉम्बैट इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हैं हम मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करते हैं। सेंट्रल एशिया में भी इस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स हैं, तजाकिस्तान में है और इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी है, वियतनाम में है,
भूटान में है, और लाइकवाइज और भी कई जगहों पर हमारी ट्रेनिंग टीम है। अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, मेरा दिमाग उतर रहा है अभी ध्यान से कहाँ कहाँ है। भारत की जानिब से कुछ खुफिया और कुछ सामने सामने अपने मुल्क से बाहर बेसिस बनाए गए हैं। मॉरिशस को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 50 से लेकर 60% तक जो है वो हिंदू बसते हैं। बड़ा प्रो इंडियन है। इन्होंने जो मिलिट्री बेस बनाई है, डेफिनेटली इसका फायदा तो इन्हें किसी हद तक है क्योंकि यहां से ये अफ्रीकन रीजन के ऊपर चाइना तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ्रीकन रीजन में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहां पर नजर रख सकते। ये इस वक्त नाज़रीन पावर गेम चल रही है। दिस इज अ पावर गेम राइट नाउ जो हमारे रीजन में है, जिससे डेफिनेटली आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, ये जो पॉलिसी है, इससे पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो अपनी दूर भी लगा के नजरें जमा के हमारे रीजन पे बैठी है, क्योंकि यहां पर जो है वो बड़ी गेमें जो है वो खेली जा रही हैं। अच्छा कल साहब, ये भी बताइएगा, जो ये इंडो पैसिफिक में जो बढ़ते हुए खतरात कह लें आप, या जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो ग्रेट पावर्स का है, जिसमें इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ क्वाड में और चाइना उसके मुकाबले में है, और ये कहा जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन है, ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले कुछ सालों में एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, ये एक ट्रेनिंग मिशन है और इसके ये है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बेसिकली अपनी एक स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इनहेंस कर रहा है। और ये भी बताइएगा कि क्या ये इंडिया की तैयारियों में से एक है, क्या आइंदा भी इंडिया इस तरह की कोई बेसिस बना सकता है? और इसको लिंक कीजिएगा इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। चाइना की इकोनॉमी हमसे काफी ज्यादा बड़ी है, तो चाइना का स्केल ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत आगे है, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कोई थोड़ी छोटी इकोनॉमी नहीं होती। और जहां तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करनी पड़ जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम होती है, उसका खर्चा वो मुल्क उठाता है जहां पर वो लगाई जाती है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इतना। मुझे ये भी तो समझना है कि मॉरिशस के क्या ऐसे डिजाइन हैं जो वो इंडिया से जो है वो सारी, और वो भी ये जो आइलैंड है 1100 किलोमीटर दूर है मॉरिशस मेन आइलैंड से, तो क्या आप समझते हैं कि मॉरिशस को इंडियन नेवी की जरूरत है ताकि वो मॉरिशस को प्रोटेक्ट कर सके, या कि आपके भी तो कोई इसमें कोई ना कोई हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारे स्ट्रेटेजिक आर्क जो है, सुएज कैनाल, सिनाई पेनिनसुला से लेके और साउथ चाइना सी तक, ये पूरा आर्क, स्ट्रेटेजिक आर्क फैला हुआ है। और यहाँ पर हम अपनी शिपिंग की दफा भी करते हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। हमारे जो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडियन ओशन में है वो फ्रांस है, और फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी, चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है, उसको काउंटर किया जाए। और जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो सब इकट्ठे आए इसी चीज से, और उसी चीज के लिए हम लोग वहां बैठे हुए हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट जिस हिसाब से है आपका, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। अब हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अब $4 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो फिर ट्रेड हो रहा है, तभी इकोनॉमी है उतनी बड़ी, ट्रेड है। अगर ट्रेड को आपने अपने सेफगार्ड करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंडली कंट्रीज चाहिए। अब आप देखिए कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज ना हो तो क्या होता है। इजराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए, अभी हाल ही में उनकी शिपिंग के ऊपर ईरानियों ने हमला कर दिया। अब इजरायलियों ने भी धमकी दे दी कि हम भी कुछ करेंगे। तो ऐसे फिर क्या होता है, ऐसे ट्रेड पे खतरा बढ़ जाता है। पहले सी पायरेट्स होते थे, सी पायरेट्स कम हो गए तो कोई और खतरा खड़ा हो जाएगा। और कल अगर ईरान और इजराइल के बीच में जंग होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल, उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी सऊदी अरेबिया और यूएई डेवलप हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पड़ती है तो कहां से असिस्टेंस आएगी, कैसे होगी, नेवी का गेम कैसे खेला जाएगा। वो इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी नहीं है, तो वो डीप इनसाइड द ओशन
गेम खेलने की कैपेबिलिटी रखती है, उसमें ये ताकत है। तो उसी हिसाब से वो अपनी ताकत को नजर रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को नजर रखते हुए, अपना जो स्ट्रेटेजिक जो आपका जो स्फीयर है उसके अंदर आप रहते हुए और अपने पूरे उसकी दिफा करते हुए, तो ये आप ऐसी तब चीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और वो आप देख रहे हैं होते हुए। अभी जैसे अभी एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन रहा है, उसके बाद में तीसरा भी बनना है, फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो है वो टोटल 6 बननी है। उसमें सब सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल अटैक वाली सबमरीन्स अलग है, एंटी शिपिंग, एंटी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स अलग है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक आपकी स्ट्रेटेजिक रीच और स्ट्रेटेजिक गेम जो आप आगे आने वाले टाइम में खेलेंगे उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह एयरफोर्स भी एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में इंटरेस्टेड है बहुत जबरदस्त, और ये भी बात सुनने में आ रही है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी इंडक्ट करने के लिए कुछ बातें चल रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये किसी डायरेक्शन में एक इंडिकेट करती है। हमला किया अमेरिका ने पाकिस्तान पर, और उसको निशाना जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान की फ़ौज है, क्योंकि ये जो उन्होंने एक तरह से एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान को, उन्होंने एक लिस्ट होती है जिसका नाम है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट, CSPA। पाकिस्तान को सैंक्शन लगाई है, पहला जवाब दिया अमेरिका ने। तैयार रहें आप, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस फहरिस्त में क्यों डाला। आज तक तारीख में कभी भी पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में नहीं आया। आप जब दिल करता है जिस मर्जी लिस्ट में डाल देते हैं, जब दिल करता है इंसल्ट कर देते हैं, जब दिल करता है वो कहते हैं जी अभी हमें आपकी जरूरत कोई नहीं है। डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मजीद गलत फैसले कर लेंगे हम अगर हमें इसी तरह चीजें चलती रही, क्योंकि अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका में जाती है। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया GSP+ स्टेटस पे। नमस्कार दोस्तों, अब अमेरिका की तरफ से कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाए पाकिस्तान के ऊपर तो उनको मतलब बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब अफगानिस्तान की वॉर के सामने, या फिर कहे कि रशिया अफगानिस्तान में था, उस समय जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिले, उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिना मेहनत का ये पैसा आ रहा है तो मुझे नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। इस टाइप की कोई सिचुएशन आई ही नहीं। और मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी सिचुएशन में उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस है, कई सारे ग्रुप है जो एक्टिव है अमेरिका के अंदर, वो आए दिन सर्वेस करते रहते हैं और इस हिसाब से अपना एक रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर भी यही बात है। तो तब पाकिस्तानियों को हमेशा बुरा लगता है। अब कभी भी ये उनको बुरा नहीं लगता कि भाई मैंने ऐसा कौन सा दोस्ती निभा दी थी अमेरिका के साथ कि भाई उनके जो 1971 के अंदर वो मदद करने के लिए हमें जापान से वो बेड़ा लेकर यहाँ पर आने की बात कर रहे थे। उस समय नहीं सोचेंगे, लेकिन जब टारगेट किया जाएगा ना, जैसे अभी इंडिया के साथ मतलब हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका इंडिया को फेवर कर रहा है, उनको भी ये अच्छा नहीं लग रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हमला किया अमेरिका ने पाकिस्तान पर, और उसको निशाना जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान की फ़ौज है, क्योंकि ये जो उन्होंने एक तरह से एक पाबंदी लगाई है पाकिस्तान को, उन्होंने एक लिस्ट होती है जिसका नाम है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट, CSPA, कि अगर फ़ौज में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप हायर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये बेसिकली एक सियासी एक डिसीजन है। जैसे पाकिस्तान को FATF में रखा गया, FATF में रखने की वजह से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मल्टीनेशनल्स वो नहीं आती उस मुल्क में, क्योंकि इस FATF में रखने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अभी उस मुल्क में नहीं चाहती कि इन्वेस्टमेंट हो। तो इसी तरीके से अगर इस लिस्ट में नाम आता है तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहादुर इस मुल्क से नाराज़ है, तो फिर उनके जो अलाइज़ हैं या जो वो उनकी जो एजेंसीज़ होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहाँ पर अगर आप लोन ले लें तो इसका मतलब ये है कि आप जो दुनिया का इक़्तिसादी सिस्टम है उसमें हैं आप, और जहाँ पे किसी को दबाना है सैंक्शन लगा दी, और जहाँ पर किसी को रियायत देनी है सैंक्शंस के बावजूद सदारती वेवर दे दिया। तो वो सारी इमदाद उसी तरह मिलती रही। अब भी क्या करेंगे कि जी सैंक्शन लग गई है, क्या करें, मजबूर हो गए हैं, अब तो कानून इस तरह का है, तो आप ये मामला ठीक करें, अच्छा कोशिश करें,
हम आपको एहसान करते हैं आप पर कि हम आपको सदारती वेवर दे देते हैं। तो ये एक पाकिस्तान को दबाने के लिए एक नया तरीका, और ये जो पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए, ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि हम बावकार अंदाज में अपनी खारजा पॉलिसी का ख़ुद तयन करेंगे, तो उसका जवाब अमेरिका ने दिया है। पहला ये एक सैंक्शन लगा के, टर्की की अपनी वजूहात हैं लेकिन पाकिस्तान को सैंक्शन लगाई है, पहला जवाब दिया अमेरिका ने। तैयार रहें आप, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में, लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं और वो कह रहे हैं कि ठंडे दिल से फैसला करें आप। पाकिस्तान की लीडरशिप जो बातें कर रही थी अमेरिका के बारे में, जितनी यहाँ पे ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, जो कुछ हो रहा था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जो अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही थी, उन्होंने हमें छोटी छोटी लिस्टों में डाला। इंडिया को उन्होंने डाला अ कंट्री जहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वीजे देने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इनको वीजे नहीं देते, आप इंडिया में ये जो लोग हैं ये मॉनिटर करने आ ही नहीं सकते कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्या है। ये जो पब्लिक डोमेन में आके आप नारे मारते हैं, पब्लिक डोमेन में आके आप एंटी अमेरिकनिज्म को हवा देते हैं, पब्लिक डोमेन में आके, पब्लिक फोरम्स पे आके, मीडिया पे आके, टीवी पे आके अवाम के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म की वो करते हैं, उसकी एक कॉस्ट है। अगर तो स्टेट एंड नेशन इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, हमारी लीडरशिप इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, मुल्क को साथ में ला लिया है, तो ठीक है। अगर नहीं तैयार और अगर हम समझते हैं कि हमें इसका नुकसान होगा, तो फिर आप देख लें, फिर भी मगरब है, चीन भले जितना मर्जी पाकिस्तान का दोस्त हो, लेकिन अभी हमें देखिए उन्होंने इस लिस्ट में डाल दिया है, हमें उन्होंने FATF में रखे रखा है, हमें उन्होंने यहाँ पे भी रखे रखा है। सो मेरा ख्याल है कि और हमारी वो इंसल्ट भी कर देते हैं जब उनका दिल करता है, जब दिल करता है जिस मर्जी लिस्ट में डाल देते हैं, जब दिल करता है इंसल्ट कर देते हैं, जब दिल करता है वो कहते हैं जी अभी हमें आपकी जरूरत कोई नहीं है। डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मजीद गलत फैसले कर लेंगे हम अगर हमें इसी तरह चीजें चलती रही, क्योंकि अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका में जाती हैं। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया GSP प्लस स्टेटस पे, वो उन्होंने वैसे विड्रॉ कर लेना, वो नजर आ रहा है, दैट इज ऑन द कार्ड्स को विड्रॉ कर लेंगे। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स इस तरह यूरोप में जा रही हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। मगरब जो है और पर्टिकुलरली अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, इंडिया को वो कल्चरल लेंस से देखते हैं और वो उनको इकोनॉमिक लेंस से देख रहे हैं। सो दो अलग लेंस से चीजों को देख रहे हैं जिसका हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमें भी वो इकोनॉमिक लेंस, कल्चरल लेंस, हमने तो अपना कल्चर वैसे ही खत्म कर दिया और अपनी मुआशरे को वैसे तबाह कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस फहरिस्त में क्यों डाला। आज तक तारीख में कभी भी पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में नहीं आया। आप इसलिए मौजूदा हालात में आपको पता है कि चीन, रशिया का नाम डाला गया, पाकिस्तान का नाम तो डालना था, फिर तुर्की का नाम भी उन्होंने डाल दिया। अब पाकिस्तान का नाम तो डाल दिया, इसमें नाम डालने की वजह से क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर? जी, अब ये स्पेसिफिक जो उन्होंने कम उम्र सिपाही भर्ती करने का जो इल्जाम लगाया ना, इसका असर आपकी फौज पे पड़ता है, आपके दिफा पे पड़ता है, आपके दिफाई इदारों पे पड़ता है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे पड़ता है, उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। और उसमें एक चीज है कि वो आपको असला नहीं दे सकते, आपसे लेन देन नहीं करेंगे, आपको किसी जो कॉपरेशन और असिस्टेंस होती है डिफेंस में। लेकिन इस फहरिस्त में नाम आने के बाद ऐन मुमकिन है, इसलिए कि उसका एक ये भी उसका रिजल्ट निकल सकता है कि जो आप पीस कीपिंग मिशंस में आपकी पार्टिसिपेशन होती है उस पर भी पाबंदी लग सकती है, उसमें कमी की जा सकती है, आपको मना किया जा सकता है कि जी इन ममालिक की फौज इसमें शामिल ना की जाए इसलिए कि ये कम उम्र सिपाही भर्ती करते हैं। तो ये, और आपको पता है कि जब आपकी फौजें जाती हैं पीस कीपिंग मिशंस पे जाती हैं, एक तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड पीस की जानिब, उसके साथ साथ फिर आपको ज़रा मुबादला भी आता है आपके मुल्क में डॉलर्स भी आते हैं, इसलिए कि ऑब्वियसली उसका आपको एक मुआवजा ममालिक को पे की कॉम्पनसेशन पे की जाती है हर मुल्क को, जिस मुल्क की भी कंट्रीब्यूशन होती है उसमें। तो ये फहरिस्त में इसलिए भी नाम डाला गया है कि इससे भी पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, ये इसमें नाम आना पाकिस्तान की जो पीस कीपिंग मिशंस में कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी ये चीज असरअंदाज हो सकती है। और मैं एक बात बताऊं, ये आज अमेरिका हमें कह रहा है कि जनाब ये जो चाइल्ड सोल्जर है, एक वक्त था कि अमेरिका इसी चाइल्ड को कहता था कि इसको मुजाहिद बनाओ।
अमेरिका इसी चाइल्ड को कहता था इसको मदरसे में डालो, छोटे छोटे बच्चे को कहता था इनको मदरसे में डालो, इनको वेपन दो, इनको स्ट्रिंगर मिसाइल दो, इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाओ। आज जब उनको नहीं जरूरत हमारी, तो आज उन्होंने हमें दोबारा इस लिस्ट में डाल दिया। और क्या ये होता है इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। खान, पाकिस्तान को एक बड़े संजीदा मसले का सामना है। तो यूएई ने वो पैसे तो नहीं दिए, लेकिन 24 जनवरी को उनकी पेमेंट वापस करने का शेड्यूल आ गया है। इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरब दोनों का दौरा करके आए हैं। यूएई आपको पता है सऊदी अरब का साथ देता है हमेशा। पाकिस्तान को टेक्निकली फंसाया दोनों ने मिलकर, पहले पैसा दिया फिर वापस मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो भाई साहब पत्रकार है उसका नाम भी शायद इमरान खान है। अब उनका कहना ये है कि यूएई और सऊदी दोनों ने मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान को फंसाया है। अब जो पैसा देने की बात थी वो पैसा तो दिया नहीं, लेकिन जो पुराना पैसा दिया था उसकी किस्त देने का समय आ गया। अब ये बात देखने लायक है। देखिए, पहले सिचुएशन क्या हुआ करती थी कि भाई सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज खुद तो अपनी आर्मी बड़ी कर नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कू हो सकता है, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, तो दूसरे के टट्टू यूज़ करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी का यूज़ कर लिए। और उसके बिहाफ पर वो जब वो ऑयल होता है उसमें क्रेडिट दे देते थे, 1-2 बिलियन दे देते थे, जिससे उनका दोनों का एक बॉन्डिंग अच्छा चलता रहता था। लेकिन जब से सऊदी और यूएई इस सिचुएशन से बाहर हटे हैं कि भाई हर समय यहाँ पर लड़ाई की बात नहीं होने वाली, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी ज़रूरी है, तब से उन्होंने पाकिस्तान की बजाना शुरू किया और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेटर करना शुरू किया। और वही पाकिस्तानी उसे देखा नहीं चाहता कि पहले जो क्रेडिट मिला करती थी वो क्रेडिट नहीं है, पहले जो पैसे मिला करते थे वो पैसे नहीं मिल रहे, जिस तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट मिला करता था वो भी अभी नहीं मिल रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। यूएई ने 21 दिसंबर 2018 को अबू धाबी डेवलपमेंट फंड ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवाने का ऐलान किया था। यानी $3 अरब आपको सऊदी अरब से आ रहे थे, $3 अरब आपको यूएई से आ रहे थे। $6 अरब से पाकिस्तान की हालत बेहतर होने के बहुत इम्कानात थे कि जो एक उस वक्त का जो मौजूदा एक बहुत बड़ा मालियाती बहरान था पाकिस्तान की हुकूमत के सामने, हम उसमें से निकल सकते थे। इन दोनों मुल्कों ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, लेकिन तेल का वादा मुकम्मल तौर पे पूरा सऊदी अरब भी नहीं कर पाया और यूएई जो है वो भी नहीं किया। दो मुल्क पाकिस्तान को चुंगल में फंसा रहे हैं। पहले पैसा दिया फिर वापस मांग रहे हैं। वादा करके दूसरे ने लेने का वादा किया, एक ने देने का वादा किया और वो मुकर गए। पाकिस्तान को टेक्निकली फंसाया दोनों ने मिलकर। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने कुछ मामलात रखे मुस्तकबिल में उसके बाद, और पाकिस्तान उन मामलात के ऊपर सऊदी अरब का साथ नहीं दे पाया। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से कश्मीर के ऊपर एक मुकम्मल और गैर मशरूत मदद मांग रहा था कि आप मसला कश्मीर के ऊपर ओआईसी का जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका एक इजलास बुलाइए और एक बड़ा इजलास बुला के भारत के खिलाफ तमाम मुसलमान मुल्कों का एक मुश्तरका लाएअमल दीजिए और भारत के लिए रास्ता मुश्किल बनाइए और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन ये बात सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तस्लीम नहीं की, और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे अरब ममालिक उसके दबाव में हैं, तो ये हो नहीं पाया। जिसमें पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट भी दिया, पाकिस्तान तंग भी आया बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से बात की, तमाम ममालिक ने काम करते हैं, सऊदी अरब ने होने नहीं दिया। यूएई आपको पता है सऊदी अरब का साथ देता है हमेशा। तो यूएई ने 21 दिसंबर 2018 को जो ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान को पैसा देगा, $2 अरब उन्होंने पाकिस्तान को अब तक दिए हैं। वादा ये था कि $1 अरब जनवरी में देगा 2019 में, मार्च 2019 में दूसरा $1 अरब देगा, ये दोनों मिल गए पाकिस्तान को, और तीसरा अप्रैल 2019 में देगा। अगर ये अप्रैल वाले पैसे पाकिस्तान को मिलते तो पाकिस्तान मामलात काफ़ी हद तक बेहतर कर लेता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 में फरवरी में भारत के साथ एक लड़ाई की थी, तो भारत का दबाव बहुत ज़्यादा गया यूएई के ऊपर और अमेरिकन दबाव भी आया। तो उसके बाद उन्होंने तीसरी किस्त पाकिस्तान को नहीं दी। फिर कोरोना वायरस आ गया अगले साल, और अब 2020 में भी उन्होंने पाकिस्तान को वो तीसरा $1 अरब नहीं दिया। उल्टा हुआ यह कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने पैसे $3 अरब वापस मांग लिए। अब सऊदी अरब का $1 अरब पाकिस्तान को देना था।
अब यूएई जिसने पहले ही $1 अरब कम दिया पाकिस्तान को, और वो $2 अरब देने के बाद उन्होंने मज़ीद पैसे नहीं दिए, जबकि जो उन्होंने तेल देने का वादा किया था $3.2 अरब का, वो भी नहीं दिया। और तेल के मामले में सऊदी अरब ने भी जो है वो उधार तेल के मामले में पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं किया जिस तरह उन्होंने वादा किया था। तो यूएई ने वो पैसे तो नहीं दिए, लेकिन 24 जनवरी को उनकी पेमेंट वापस करने का शेड्यूल आ गया है। यानी ये जो 24 जनवरी है, इसको आपने ना सिर्फ सऊदी अरब के जो $1 अरब है वो वापस करने, बल्कि यूएई के भी $1 अरब वापस करने हैं। लेकिन इस वक्त उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं भारत के साथ। तो यूएई पैसा मांगने वाला है या नहीं मांगने वाला? खबर तो भारतीय अखबारात में छपी है, अब खबर कहें या ख्वाहिश कहें। और ये खबर छपी है बहुत सारे अखबारात में, जिसमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको बड़ा डिटेल के अंदर लिखा है, क्योंकि वो अपना कारनामा समझते हैं इसको। इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरब दोनों का दौरा करके आए हैं, और दोनों के दौरे के बाद वो ये समझते हैं कि उनके ताल्लुकात इन दो मुल्कों से बेहतर हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। वो नए रास्ते बना रहे हैं और अरबों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ उनकी लड़ाई है, अमेरिका और अरब्स को वो अपने साथ मिला रहे हैं, और इसराइल इसके अंदर जो है वो एक कलीदी रोल प्ले कर रहा है, एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इसराइल। नाराज बलोच वो हैं जो पहाड़ पे चले गए हैं और उधर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के फौज पे हमला कर रहे हैं, और पहले अगर नाराजगी से ऊपर गए हैं, अब तो वो ज्यादातर मैं समझता हूं पेड एजेंट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान के, अमेरिका के, गनी के रिजीम के। इंदिरा गांधी आई और प्रिंसेस को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी नहीं, नेहरू ने एक एडिक्ट के साथ, नो मोर प्रिंसेस, सरदार वरदारी खत्म। वो कर सकते हैं आप। हमारी तो यहाँ पे नींदें उड़ गई हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तालिबान से कोई मुलाकात ईरान तेहरान में हुई है, कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया थ्रू अफगानिस्तान, 17 कौंसल जनरल बना के, बॉर्डर पे कैंप बना के बलोचिस्तान में, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान में रोल प्ले किया और चीजें वो सारी आप देखें, तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। ऐसे लोग जो आर्मी के बूट चाट रहे हैं, एक तो पॉलिश करना होता है, एक चाटना होता है, ये बूट चाटने वाले लोग हैं। ये लोग बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से बलोचिस्तान के लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि बलोच लोग जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, वो पहले से ही यहाँ पर एक अलग कंट्री को बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से अगर आप देखो ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनमें बूस्ट हो रहा है। शायद जैसे कि वो मुक्ति वाहिनी में हुआ था कि उनको एक अलग लेवल का सपोर्ट फील हो रहा था, क्योंकि इंडिया ने उनकी मदद की थी। तो यहाँ पर यही हो रहा है, पता नहीं उनको कौन मदद कर रहा है, हो सकता है इंडिया कर रहा है, हो सकता है ईरान कर रहा है, या फिर कोई और कंट्री कर रहा है। लेकिन बलूचिस्तान पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की बजा रहा है, लग ऐसा रहा है कि भाई ये जो सिचुएशन है ना, पूरी की पूरी खराब होने वाली है पाकिस्तान के लिए, और कंट्रोल करना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान एरिया बहुत बड़ा है और उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नाराज बलोचों से बातचीत की जाएगी, उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए शाहज़ैन बुगटी साहब जो हैं, उनको ये टास्क दिया गया है। उन्हें ख़ास तौर पर ओहदा भी दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनका ऑफिस भी बनाया गया है, ताकि वो इस सिलसिले में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकें, और जो उनके वहाँ के लोग हैं जो नाराज़ हैं, उनको उनकी जो मामलात हैं उनको प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा सकें, और उसके बाद फिर फर्दर उसको आगे भी बढ़ाया जा सके। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है ऐसा। इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का आगाज़ किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से। जब PMLN का दौरे हुकूमत था तो उसमें भी बलूचिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेजेस और मुराद का ऐलान किया गया था। और जब अब प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान हैं तो उनकी जानिब से भी न सिर्फ ये कि ऐलानात किए गए मुख्तलिफ बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, पसमानगी दूर करने के हवाले से, बल्कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे भी बात करने के हवाले से। तो क्या इस दफ़ा की ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसके हवाले से बात करते हैं। पहले ये हिलाली साहब की तरफ जाते हैं। हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये नाराज बलोच हैं कौन और ये क्या चाहते हैं?
नाराज बलोच वो हैं जो पहाड़ पे चले गए हैं और उधर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के फौज पे हमला कर रहे हैं और पहले अगर नाराजगी से ऊपर गए हैं, अब तो वो ज्यादातर मैं समझता हूँ पेड एजेंट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान के, अमेरिका के, गनी के रिजीम के। ये लोग नाराज कैसे हो सकते हैं? अभी इनको बार बार कहा गया है कि वापस आओ, बात करो, क्या चाहिए तुम्हें। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, हम सब चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे नाराज हैं, ज्यादातर तो मैं अभी समझता हूँ ये एजेंट्स हैं अमेरिका। दो इसमें एक तो बात है, एक तो ये कि क्या नाराज बलोच वो हैं, उनसे बात की जाएगी जो इसलिए नाराज हैं कि बलूचिस्तान को उसके हुकूक नहीं मिल रहे, या फिर वो लोग हैं जो कि एजेंट्स हैं जिनकी बात हिलाली साहब कर रहे हैं। समीना, ये ऐसे नहीं होता कि वज़ीर आज़म रात को सोए ख्वाब देखकर सुबह उठ के तैनाती कर दें। ख़ास तौर पे नाराज बलोचों के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तय होती हैं जो इंडिया के पेरोल पे हैं, कुछ अमेरिका के होंगे, कुछ इसराइल के होंगे, रॉ मुसाद उनको फंडिंग भी करती है, लेकिन सब लोग नहीं। कहा सर अब तो आप गवर्नर बन रहे हैं बलूचिस्तान के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और आप रेकनसाइल हो गए। कहता है आई डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा आप नहीं मानते पाकिस्तान को और आपने गवर्नरशिप एक्सेप्ट किया। कहता है वो भुट्टो ने मुझे दिया है। मैंने कहा मगर आपने एक्सेप्ट किया है, आप कैसे गवर्नर बन सकते हैं एक इलाका का जो आप मानते ही नहीं है कि उस मुल्क के साथ होना चाहिए। कहता है दैट्स हिज प्रॉब्लम नॉट माइन। भाई इसके माने कि अगर आप नाराज पाकिस्तानी है, इसके माने आप जाके पाकिस्तानी फौज के लोगों को गोलियां मारे, पहाड़ों में जाके फायरिंग करें, ये होता है जो डेफिनेशन ऑफ नाराज पाकिस्तानी। भाई यू आर अ थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये जो लोग आपके बलोच लीडर्स जो हैं, क्या ये एपिटमी ऑफ वर्च्यू है? ठीक है, क्या ये चोर नहीं है? सब ये सरदार हैं क्या? ये खुद भी रिकॉर्ड है बिल्कुल। इंदिरा गांधी, लेकिन इसमें इंदिरा गांधी आके प्रिंसेस, सोचिए एक वेट मिनट, इंदिरा गांधी आई और प्रिंसेस को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी नहीं, नेहरू ने एक एडिक्ट के साथ, नो मोर प्रिंसेस, सरदार वरदारी खत्म। वो कर सकते हैं आप। हमारी तो यहाँ पे नींदें उड़ गई हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तालिबान से कोई मुलाकात ईरान तेहरान में हुई है। अच्छा ये बताएं वॉशिंगटन डीसी में क्या पल्स है तारड़ साहब के, अगर इंडिया तालिबान से बात करता है क्या इसको ठीक समझा जाए? सो हाउ डू यू सी दिस इंडियन रोल, क्या वो नेगेटिव होगा? क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान ने बड़ा चीखो पुकार किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इंडिया हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है और वह टीटीपी को फंडिंग कर रहा है और नॉन स्टेट एक्टर को फंडिंग कर रहा है, और तालिबान भी बड़े तेज हैं, वो भी देख लेते हैं पाकिस्तान को कब दबाना है। सो हाउ डू यू सी दिस इंडियन रोल, ईरानी रोल? मैंने इसके बारे में भी पढ़ा है कि अगर तालिबान जो है वो पावर में जब आते हैं आएंगे तो जो तहरीके आपकी तालिबान पाकिस्तान है उसको भी तकवीयत मिल सकती है। पाकिस्तान का एंगल तो यही है कि तालिबान को बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ, और मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया थ्रू अफगानिस्तान, 17 कौंसल जनरल बना के, बॉर्डर पे कैंप बना के बलोचिस्तान में, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान में रोल प्ले किया, और कलभूषण उसकी मिसाल है, जिस वो वहां कहां से पकड़े गए, उनके एडमिशन और चीजें वो सारी आप देखें, तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। अब अमेरिका क्या चाहेगा कि अमेरिका चाहेगा कि तालिबान इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ यहाँ पे 5 इंडियन कांग्रेसमैन, ना सिर्फ निकी हेली, बॉबी जिंदल, ना सिर्फ कैमला हैरिस फैक्टर, उनके की पोजीशंस यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ तालिबान की बातचीत हो और प्रेशर पाकिस्तान पे कायम रखा जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उनके पास ना हल है, ना वो इंटरेस्टेड है उसमें, ना उनके पास पैसा है, ना बिल है उनके पास, और इसी चीज का फायदा इंडिया उठाएगा, रशिया भी उठाएगा, उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो आर्मी के बूट चाट रहे हैं, एक तो पॉलिश करना होता है, एक चाटना होता है, ये बूट चाटने वाले लोग हैं। ये लोग बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे। बलूचिस्तान का मसला क्या है? बलूचिस्तान का मसला प्योरली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जो बलूचिस्तान के साथ पिछले
जो लेजिटिमेट लाइफ थी, जो इसकी एक्सपेक्टेड, हर दवाई के ऊपर लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, हर खाने के ऊपर, इसी तरह पाकिस्तान अपनी एक्सपायरी डेट से बहुत आगे जा चुका है। और जब कोई खाने की चीज एक्सपायरी डेट से गुजर जाए ना तो वो बू मारने लगती है, वो गंध सड़ जाती है, गल सड़ जाती है, और फिर उसकी बू से वायरसेस निकलते हैं, बैक्टीरियाज निकलते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। तो ये पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल पावर्स भी इस बात पे एग्रीड है कि पाकिस्तान अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गुजार चुका है और अब ये बू मार रहा है और ये माहौल को खराब कर रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान ज़ियारत में। ये वो जगह है जहां पे कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ और दो मुख्तलिफ वाक़यात में 6 के करीब जो FC एहलकार थे वो शहीद हो गए। एक वीक के अंदर 2 हमले हुए और जहाँ पे हिंदुस्तान ने इफेक्टिवली हाथ हमें दिखाया है, हमें नुकसान पहुँचाया है, उस पर जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है। वहाँ पे हमारे नौजवान फिर शहीद हुए हैं। जिनको रॉ मुसाद वो मिल के चलाते हैं, फंडिंग भी करते हैं, असला भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन हम बलूचिस्तान में ही वो सुन रहे हैं ना, कोई अड्डे वड्डे ड्रोन वहां से हाँ, उड़ेंगे। ये देखे ना, ये जब आप ड्रोन उड़ाएंगे सर फिर उधर से फूल तो नहीं ना आएंगे। 50 से ज्यादा जो बलोच लीडर जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, में बैठे हैं, इंडियन पासपोर्ट है उनके पास, इंडिया से वो ट्रेनिंग लेते हैं, इंडिया से वो पैसे लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर अब ये हमले बढ़ रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी पर या फिर पाकिस्तानी पुलिस पर। अब पुलिस का तो इतना ज़्यादा रोल रहता नहीं है क्योंकि ये जो बलोच लोग हैं वो पुलिस वाले को तो टिकने ही नहीं देते, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी कई बार जब वहाँ पर राउंड लगाने जाती है बलूचिस्तान के अंदर या फिर उनको पता नहीं होता और पूरी की पूरी जीप होती है या फिर पूरा जो व्हीकल होता है उसको यहाँ पर मतलब गायब कर दिया जाता है या फिर कहीं कि उसको बम से उड़ा दिया जाता है, जिसमें ID का खास करके यूज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे बलूचिस्तान वाली जो एक मूवमेंट है वो बढ़ रही है और उनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि पिछले अगर 1-2 सालों से देखो तो ये मूवमेंट और यहाँ पर वायलेंट हो रही है और पाकिस्तानी आर्मी कई बार यहाँ पर टारगेट में आ चुकी है। हालांकि जिस तरीके से पहले पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर बलूच लोगों को उठाकर यहाँ पर उन पर जो जुल्म करती थी वो नहीं कर पाती है, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है और उसमें उनको ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत में ये वो जगह है जहाँ पे कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ और दो मुख्तलिफ वाक़यात में 6 के करीब जो FC एहलकार थे वो शहीद हो गए। पिछले तकरीबन गुज़िश्ता 15 से 20 दिन पहले एक वीक के अंदर 2 हमले हुए और उसमें लोग भी शहीद हुए, 6 लोग एक जगह पे शहीद। आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ तो हमारा जो बॉर्डर लगता है, ये इलाका जो हमारा है ये कुछ थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ से लोग आते हैं अंदर, हिट करते हैं। चमन वाली साइड की बात करें। चमन के साथ साथ और भी लगता है। चमन है, स्पिन बुलदाक है, कंधार से लेके चमन तक, कंधार से अगर आगे हम चलते हैं तो चमन तक का इलाका ऐसा ही है। दाखिल होते हैं, हिट करते हैं, वापस चले जाते हैं। और ये हमारी वो जो है एक ऐसी बैली, ऐसा पेट हमारा जो नरम है और जहाँ पे हिंदुस्तान ने इफेक्टिवली हाथ हमें दिखाया है, हमें नुकसान पहुँचाया है, उस पर जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है। वहाँ पे हमारे नौजवान फिर शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जिस पर भी तबसरा किया है इमरान खान साहब ने, और जो हमारी FC पर हमला हुआ है जिसके नतीजे में नुकसान हुआ है, शहीद हुए हैं लोग, ये फितना भी बहुत देर से चल रहा है और मौजूद है। और ख़ास तौर से बलूचिस्तान में इसलिए है कि जो जिक्र किया उन्होंने, स्पिन बोल्दक का एक इलाका है जहाँ पर फरारी कैंप्स हैं जिनको रॉ, मुसाद और DS नहीं नहीं वो जो जो उनकी खुफिया एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, DNA समथिंग लाइक नॉट DNA, DSN के समथिंग इस तरह का नाम है उसका। वो मिल के चलाते हैं, फंडिंग भी करते हैं, असला भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और फिर रात के अंधेरे में, चूंकि बॉर्डर पोरस है वहाँ का भी, चमन से लेके कंधार तक, जैसा इन्होंने कहा, रात के अंधेरे में वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर अजाब को बायस बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, CIA स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। तो ये एक फितना जो है बदरजा आतम वहाँ मौजूद है। और ये अगर आप ईरान और मंद वाला बॉर्डर भी ले लें ना, तो उस एरिया में भी यही इंसर्जेंसी होती रहती है। और जिस आप इंडिया की बात कर रहे थे उसका नाम NDS है,
बुनियादी NDS, तौर पे। अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की, ठीक है। NDS, yes. तो ये वो I एलिमेंट्स said हैं, corrected. देखना मंद के बॉर्डर से लेके आप जब चमन के बॉर्डर तक आते हैं तो ये पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान के साथ कनेक्टेड है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो BLA के एलिमेंट हैं, जो अपने आप को बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं, गिने चुने लोग हैं, इनको सपोर्ट करता है इसी बॉर्डर बेल्ट में इंडियंस के जो स्लीपर सेल्स बने हुए हैं। इंडिया ने जब पिछले दौर में उधर कॉन्सुलेट्स में बैठ के बाकायदा इस चीज को मॉनिटर करके इस्टेब्लिश किया था। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि बलूचिस्तान में अमन ना हो। क्यों? और स्पेशली अब पिछले जो 8-10 साल से CPEC के मामला तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुए हैं कलबूसन उसी का हिस्सा था। हाँ, तो और जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट, क्योंकि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है उसकी कनेक्टिविटी का है। उधर शाहराहें नहीं है, उधर रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उन लोगों से मुज़ाकरात करने की ना मशवरा दे सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ जिनके हेड ऑफिस और फरारी कैंप भारत में है। अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो मैं आपको नाम ले देता हूँ। 50 से ज्यादा जो बलोच लीडर जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं, स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, इंडियन पासपोर्ट्स हैं उनके पास। इंडिया से वो ट्रेनिंग लेते हैं, इंडिया से वो पैसे लेते हैं। पूरे का पूरा कलभूषण का नेटवर्क जो है उसके अंदर BSO के और BLA के इनके सारे बंदे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उनसे मुज़ाकरात की मुशावरत मैं नहीं दे सकता। हाँ, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेन स्ट्रीम ट्राइबल एल्डर्स हैं वहाँ के, उनके साथ एंगेज करना चाहिए। और जो बात ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं उनके ऊपर सबसे पहला हक जो है वो बलूचों का है, जिस तरह बाकी इसके ऊपर फिर जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो बड़ी है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं। आपके कबायली इलाकों के अंदर जो अब तो KPK का हिस्सा हैं, पहले फेडरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया थे, वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं, दहशतगर्दी के ऊपर तले फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, और वहाँ पे एक मखसूस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है पश्तून बेल्ट के अंदर। बलूचिस्तान का इशू तो बिल्कुल एक सेपरेट होगा कि वहाँ पे आपको हमारी फोर्सेस को जो स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो वहाँ के अवाम हैं, उनको साथ मिला के तो बिल्कुल दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन हम बलूचिस्तान में ही वो सुन रहे हैं ना, कोई अड्डे वड्डे ड्रोन वहां से उड़ेंगे। ये देखिए ना, ये जब आप ड्रोन उड़ाएंगे ये फिर उधर से फूल तो नहीं ना आएंगे। मैं यही बात अर्ज करने लगा हूं कि जिस तरह अमेरिकी वहां से भाग रहे हैं और उसके बाद वो जो अड्डे चाहते हैं, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अगर बिल्कुल वो पंजाबी की एक मिसाल है कि वो क्या हम कहते होते हैं कि वो बस वसना भी चाहती है, लेकिन नहीं वसन देंगे। सो हमारे ये जो हमारे दोस्तनुमा जो हमारे, मैं इनको दुश्मन तो नहीं कहता, लेकिन ये हमारे जो खैरखा हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान को कहीं पुरस्कून भी रहने दें। उन्होंने अगर अड्डे ही तलाश करने हैं तो सेंट्रल एशिया की तरफ निकल जाएं, तो वहां से वो अड्डे ले लें। अब आपको वहां पे नया अपना एयरबेस भी बनाना पड़ रहा है। आप वहां पे अगर अड्डे देते हैं और वो सिचुएशन पैदा करते हैं, और सामान जो है वो निकाल के वो किर्गिस्तान के रास्ते ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ उनको भी बख्श जाएंगे। ये सामान दी बारी आई तो उधरों ले गए नहीं, ठीक है सर। तो मेरा अपना ख्याल है कि किसी भी कीमत पर एक तो ये है कि पाकिस्तान को उस जंग से और उस सिचुएशन से जो अफगानिस्तान में, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जंग नहीं बल्कि खाना जंगी जो अफगानिस्तान के अंदर नई शुरू होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, पाकिस्तान को उससे दूर रहना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से जो पिछले दिनों एक बयान आया था, वो महज बयान नहीं था, वो वार्निंग थी, धमकी थी। एक तो हमारे वो दुश्मन हैं जो अफगानिस्तान के अंदर से यहाँ पे आके तो हमले करते हैं, दूसरे कहीं हम अपने इन दोस्तों को जिन्हें हम तालिबान कहते हैं और जिनके जरिए हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपनी तलाश करते रहे हैं कई दहाइयाँ अफगानिस्तान के अंदर, कहीं हम इनको भी अपना मुखालिफ ना बना बैठे। प्राइम मिनिस्टर को, हमारी हुकूमत को, बाकी जो नेशनल इश्यूज हैं उन पर तो अलग से, इस मामले पे बिलखसूस बहुत ही हसास नौयत के मामले पे पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, और कुछ नहीं, पाकिस्तान के अवाम को डायरेक्ट नहीं तो पार्लियामेंट को जरूर एतमाद में ले। मुझे यूं लग रहा है कि पाकिस्तान में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, कुछ अफराद को तो पता हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को या कलेक्टिव विजडम इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे।
हम इनफरादी तौर पे फैसले कर रहे हैं जिनका नतीजा हमने माजी में भी गलत देखा है और आइंदा भी इसका नतीजा गलत ही। जो बांग्लादेश है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। गाजा हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ और यहाँ बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि उनके जो उनका नेशनल पासपोर्ट है जिसमें पहले लिखा हुआ होता था कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इज़राइल, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश पे भारत का भी कुछ ना कुछ प्रेशर है कि इसमें इंडिया का क्या रोल है। Most probably India would be asking and asserting maybe and pressurizing maybe to some extent Israel बांग्लादेश के आप recognize करें because it's necessary। लेकिन आप देख लीजिएगा, अभी नहीं माना, मुंह से नहीं माना, लेकिन वो जो लिखा हुआ जो तब्दीली हुई है, जो चेंज हुआ है, वो बात ये बता रही है कि बांग्लादेश इज़राइल को मानने के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे पाकिस्तान है बिल्कुल स्टांस बांग्लादेश का भी वैसा ही था। मतलब कि पाकिस्तान ऐसा कहता है कि हमारा जो पासपोर्ट है ना वो हर जगह पर वैलिड है एक्सेप्ट इज़राइल। इज़राइल को इतनी मान्यता, इज़राइल को मान्यता भी नहीं देते कि एज अ कंट्री वो एक एग्जिस्ट करता है। बांग्लादेश का भी स्टांस बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखो तो जिस तरीके से बांग्लादेश की इंडिया ने मदद की है और इंडिया का इन्फ्लुएंस जैसे जैसे वहाँ पर बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है कि भाई इंडिया के कहने पर इज़राइल जो है वो आने वाले दिनों में, माफ़ कीजिएगा, इंडिया के कहने पर बांग्लादेश आने वाले दिनों में इज़राइल को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल ही बदल रही है। और सबको पता है कि भाई ये जिहादी सोच हर समय पर रखना ज़रूरी नहीं है। हमें अपने रिफॉर्म्स सोचने पड़ेंगे, हमें अपनी सिचुएशन सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तब तक बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो 16 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के आसपास है, 16 से 18 करोड़ के आसपास है। और उन सबका पेट भरने के लिए सिर्फ जिहादी सोच इनफ नहीं है, आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा, रोज़गार देना पड़ेगा, महंगाई कम करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। गाजा हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ और यहाँ बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि उनके जो उनका नेशनल पासपोर्ट है जिसमें पहले लिखा हुआ होता था कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इज़राइल, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। और उसके फ़ौरन बाद इसराइल के दफ्तर ख़ारजा ने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया, अपना रिएक्शन दिया कि तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये जो रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म की हैं बांग्लादेश ने अपने अवाम के लिए टू ट्रैवल टू इसराइल, तो ये बड़ी खुश और बात है और इससे हम आगे बढ़ेंगे और सफ़ारती ताल्लुक़ात भी कायम करेंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करता और बांग्लादेश के पासपोर्ट पे भी पाकिस्तान ही की तरह यही लिखा हुआ था कि दिस पासपोर्ट, दिस डॉक्यूमेंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इसराइल, या ये जो पासपोर्ट है इसराइल सफ़र करने के लिए नहीं है। और फिर हमने देखा कि अभी पिछले हमास और ये जो इसराइल के दरमियान टेंशन 11 दिन रही, उसमें बांग्लादेश में बड़े बड़े रैलीज़ निकली फ़लस्तीनियों के हक़ में। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इसमें इंडिया का क्या रोल है। Most probably India would be asking and asserting maybe and pressurizing maybe to some extent Israel बांग्लादेश के आप recognize करें because it's necessary। और बांग्लादेश भी समझ रहा होगा कि जो इसराइल है it is close to म्यांमार, म्यांमार को वो असला देते हैं और बांग्लादेश के लिए म्यांमार की बड़ी वैल्यू है, इंडिया के भी बहुत ज़्यादा करीब है। अब वो इतनी ज़्यादा मजहबी पॉलिटिक्स भी नहीं रह गई, अरब वर्ड भी तब्दील हो गए हैं। जो बांग्लादेश की जो फौज है, मिलिट्री जो है, वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट इसराइल से ले रही है। एक वो कहते हैं कि जी पैसिव सेल फोन मॉनिटरिंग एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स, जो कि बांग्लादेश की जो इसराइल की जो साइबर सर्विलेंस कंपनी है PIC6 उन्होंने बनाए हुए हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल ये है कि इंडिया itself is a regional power, और जितने भी सार्क के ममालिक हैं जिसमें हमारे जो 7-8 हैं, तो इंडिया हैज एवरीवेयर एन इन्फ्लुएंस, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो
अब बांग्लादेश के सिटीजन्स इजराइल जा सकते हैं। सोचने की बात यह है, सवाल ये है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये क्यों हटाया है, और जाहिर है कि वो इसी वजह से हटाया है कि वो अब उनका ये प्लान बन गया है, वो ये फैसला करने जा रहे हैं। बांग्लादेश ये फैसला करने लगा है कि वो इजराइल को तस्लीम कर रहा है। और इससे पहले जब हम बात करते थे अभी तक, तो जिन मुल्कों के बारे में इस हवाले से बात की जा रही थी वो था कि सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो तस्लीम कर ले, और इसके अलावा यूएई ने तो ताल्लुकात कायम कर लिए, रिकग्नाइज़ कर लिया। सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी खबरें आई कि अमेरिका की तरफ से दबाव है। पाकिस्तान के ऊपर जो है ये खबरें आती नहीं, वो ऐसा है ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर या जाहिर है कि जो भी इसके हवाले से लोग हैं वही बता सकते हैं, लेकिन कहा यही जाता रहा कि इसके पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो दूसरों से हाथ भी मिलाना जानते हैं। बांग्लादेश को ये मालूम है और ये पता चल गया है कि अगर उसने आगे बढ़ना है और जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है और उसने बहुत आगे तरक्की करनी है, तो उसको दूसरों के साथ मिलकर रहना होगा। उसको अब ये पता चल गया है शायद कि इज़राइल को मानना, तस्लीम करना उसके हक़ में है, इज़राइल के हक़ में नहीं है। यही वजह है कि आप देखिएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कोई बहुत से लोग मुझे ये देखकर कहेंगे कि उसने तो अभी तस्लीम नहीं किया, उसने तो नहीं माना, लेकिन आप देख लीजिएगा, अभी नहीं माना, मुंह से नहीं माना, लेकिन वो जो लिखा हुआ जो तब्दीली हुई है, जो चेंज हुआ है, वो बात ये बता रही है कि बांग्लादेश इज़राइल को मानने के लिए तैयार है। यूएई की तरह वो इज़राइल से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, और उससे वो जाहिर है कि जब ऐसा होगा तो वहाँ से ट्रैवल भी शुरू होगा, और वहाँ से उनकी इकॉनमी को भी यकीनी बात है कि उनके बहुत बड़े वहाँ से। और इस वक्त ये फिर फ़ैसला हो गया, हालांकि बांग्लादेश की हुकूमत के बकौल ये फ़ैसला तो 6 माह पहले हो चुका था, लेकिन अब उसका ऐलान अब हुआ है। गो कि अभी हमास और फ़लस्तीनियों और इसराइल की जो इस वक्त टेंशन हुई है उसमें थोड़ा बहुत अब उसमें डिले हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस तो चल पड़ा था। यूएई और फिर हमने देखा बहरीन, फिर सूडान, तो एक प्रोसेस तो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे ममालिक आहिस्ता, मुस्लिम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। अब बांग्लादेश की ये पॉलिसी आया उसी ज़िम्न में एक कदम है उसी जानिब, या ये स्टैंड अलोन एक है चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश पे भारत का भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ ना कुछ शायद अरब दुनिया का भी कुछ ममालिक का प्रेशर हो, और किसी हद तक अमेरिका भी का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक बड़ा इस्लामी मुल्क है। अब देखना यही है कि कब तक बांग्लादेश जो है वो इस प्रेशर को डिफ्लेक्ट करता है, लेता है, या फिर जल्दी हमें देखने को मिले जब ये सूरत हाल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और परहैप्स अगले साल किसी वक्त बांग्लादेश भी शायद तस्लीम कर ले। लेकिन ये किसी भी बांग्लादेशी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। करने भाई इसराइल अच्छा या बुरा मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है, बट इसराइल ने तरक्की की है, वो लोगों की ज़रूरत बना, वो ममालिक की ज़रूरत बना, उसने कब्जा किया हुआ है पैलेस्टीनियंस के साथ, अच्छा नहीं है, लेकिन वो दुनिया की ज़रूरत है। वो उसने टेक्नोलॉजी की शक्ल में, खुद अपनी इंडिपेंडेंस की शक्ल में, खुद सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा आगे ले आए कि अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया के हर मुल्क को उनकी ज़रूरत है कि वो इतने ताकतवर हो जाएं कि उनका केस जो है वो कमज़ोर, जो फ़लस्तीन का केस जो है वो कमज़ोर हो जाए। यही चीज़ इंडिया को भी एडवांटेज देगी कि इंडिया इज गेटिंग द वे इट इज गेटिंग पावरफुल, उसी तरह जो कश्मीर इशू है वो साइडलाइन होता जा रहा है, उसकी जो वो रेलेवेंस है वो खत्म होती जा रही है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसमें घुस आई है। उन्होंने कहा भाई कोई मसला ही नहीं है, दिस इज एन इशू विच इज ऑफ इंडिया, ये और वो सारा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स इतनी पैटी और छोटी सियासत है, इतनी छोटी सियासत होती है पाकिस्तान के अंदर कि जो बड़ी पिक्चर है वो किसी को नजर ही नहीं आ रही होती, और यहाँ पे 24 घंटे 48 घंटे की बात होती है, उससे ज्यादा लंबा हम सोचते नहीं है। सो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड 48 आवर्स सो दैट कि भाई दुनिया किधर जा रही है, हमें प्लानिंग करनी चाहिए 30-40 साल। ये बेनजीर शाह ने बीबीसी में लिखा है। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है, एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में एक खानदान को साथ वक्त गुजारते और बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया। तस्वीर में बाप और बेटा पैंट शर्ट पहने हुए हैं और वो सोफे पर किताब का मुताला कर रहे हैं, जबकि माँ और बेटी ने हिजाब लिया हुआ है और वो सामने जमीन पर बैठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, इस पर बीबीसी ने एक आर्टिकल भी लिख दिया और यकसा कौमी निसाब की कुतब में खवातीन की 81,
तासुर दिया गया है कि खवातीन घर को संभालती हैं। बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी, मर्द क्या लिबास पहनेगा। यही सवाल है एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, अब जब कभी भी मतलब ये जो खास करके पाकिस्तान यहाँ पर जो पूरे इस्लाम का किला बना फिरता है, एशिया का टाइगर बना फिरता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी सिचुएशन होती है मुस्लिम उम्मा में उसका सबसे पहले आने की ट्राई करता है। जब किसी भी कंट्री की किसी भी मैगजीन में कुछ छप जाए तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बात हो रही है बीबीसी की कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है जिसमें महिलाओं को हिजाब पहनाया गया है। अब जब खुद के रिफॉर्म्स की बात आती है तब वो नहीं करते, मतलब कुछ भी बात नहीं आती। जब इंडिया की बात आती है तब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सब कुछ होना चाहिए, इंसान सबसे पहले आते हैं और सभी चीज़ों को सेकेंडरी होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप पाकिस्तानी पब्लिक से रैंडमली जाकर पूछोगे ना तो आपको उनकी जिहादी सोच आपको पता चलेगी कि आखिरकार उनकी सोच क्या है। मतलब इस वीडियो में भी यही डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 5वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में एक खानदान को साथ वक्त गुजारते और बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया। तस्वीर में बाप और बेटा पैंट शर्ट पहने हुए हैं और वो सोफे पर किताब का मुताला कर रहे हैं, जबकि माँ और बेटी ने हिजाब लिया हुआ है और वो सामने जमीन पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के ऊपर एक बहस शुरू हो गई। बेनज़ीर शाह ने इस हवाले से एक कॉलम लिखा BBC उर्दू में और हुकूमत के यकसा निज़ाम तालीम पर खूब तनकीद की है। BBC को कभी पसंद नहीं आएगा। वो चाहते हैं कि बरतानिया में अच्छी तालीम हो, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। यकसा कौमी निसाब की कुतब में ख़वातीन की अक्कासी तासुर दिया गया है कि ख़वातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ टीचर और नर्स का तासुर दिया गया है। ये बेनज़ीर शाह ने BBC में लिखा है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी ने अपनी ट्वीट में 5वीं जमात की अंग्रेजी किताब की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि खवातीन और लड़कियां घर के मर्दों के कदमों में बैठी हैं। वाह वाह। यकसा कौमी निसाब का मकसद इसे फरोग देना है ताकि औरतें और बच्चियां मर्दों के कदमों में बैठी रहें। इसके बाद पाकिस्तानी फिल्म साज और समाजी कारकुन शर्मीन उबैद चुनाय, ये वही वाली शर्मीन उबैद चुनाय है जिसको बरतानिया में हज़ारों औरतों के ऊपर तेजाब गिरा हुआ कभी नजर नहीं आया, अमेरिका में नजर नहीं आया। अब पाकिस्तान में अगर इक्का दुक्का वाक़या हो जाए तो उस पर वीडियो बना के ये ऑस्कर का अवार्ड लेकर आती है, पाकिस्तान को बेचकर अवार्ड लेकर आती है ये औरत। शर्मीन उबैद चुनाय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में 5वीं जमात की किताब की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को ये सबक पढ़ा रहे हैं, आप क्या देखते हैं। उन्होंने पहली जमात की किताब की तस्वीर भी शेयर की जिसमें एक बच्ची ने हिजाब पहना हुआ है कि पहली जमात की बच्ची को हिजाब पहनना पड़ गया, बड़ी दुख की बात है। उन्होंने सवाल किया कि पहली जमात की बच्चियां 4 से 5 बरस की होती हैं, हम उन्हें क्या बता रहे हैं कि इस उम्र में खुद को कवर करना चाहिए। जिन्होंने ये किताबें डिज़ाइन की हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वैसे हमारे घर में बच्चियां छोटी जो है ना वो बड़ी खुशी के साथ जो है वो कभी हिजाब पहनती हैं कभी नहीं पहनती। अच्छा, वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, इन्होंने मुखालफत की थी यकसा तालीमी निसाब की। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हमने इस निसाब को कबूल नहीं किया। माँ और बेटी को ज़मीन पर बैठाकर आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मासूम बच्चियों को हम अपनी खवातीन को सर का ताज बनाकर रखते हैं। खवातीन हज़रात, सिंगल नेशनल करिकुलम यानी कि यकसा कौमी निसाब, पूरी कौम चाहे कोई बच्चा अमीर है या कोई बच्चा गरीब है, चाहे कोई किसी सदर या वजीर आजम का बच्चा है या फिर किसी आम दिहाड़ीदार मजदूर का बच्चा है, सब अब पाकिस्तान के अंदर एक ही निसाब पढ़ेंगे, एक जैसा करिकुलम होगा और यही वो तफरीक है जिसे मिटाने की जरूरत है। लेकिन अब सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर एक पूरा तबका मलामतिया और खूनी लिबरल्स और एक पूरी की पूरी लॉबी जो है वो इस तरह से हमलावर हुई है कि इन्होंने अपनी मुनाफकत खुद अयां कर दी है। सिंगल नेशनल करिकुलम पर BBC ने आर्टिकल भी लिख दिया और अपनी मुनाफकत और अपनी हिपोक्रेसी जो है उसे ये लोग बाकायदा तौर पर एक्सपोज करते जा रहे हैं। एक तस्वीर, जी हां, पूरा निसाब नहीं, किसी भी क्लास की मुकम्मल कोर्स की कुतब नहीं, एक तस्वीर जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। इस तस्वीर को बुनियाद बनाया गया, ये इंग्लिश की किताब है ग्रेड 5 की बराए साल 2021 और साल 2022। इस किताब के साथ नाज़रीन इकराम इसके टाइटल के ऊपर देखा जा सकता है कि एक शख्स है वो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाए हुए है और सोफे पर बैठा है, उसके साथ उसकी बीवी और उसकी जो बच्ची हैं वो नीचे जमीन पर बैठी हैं और वो कालीन पर बैठकर बच्ची को पढ़ा रही है औरत। अब इसे बुनियाद बनाकर बताया कि मर्द के कदमों में औरत बैठी है,
तूफान खड़ा हो गया। और ये सिर्फ ग्रेड 5 की किताब है, ये याद रखिएगा। अब नाज़रीन इकराम, इस पर बीबीसी ने एक आर्टिकल भी लिख दिया और यकसा कौमी निसाब की कुतब में खवातीन की अक्कासी तासुर दिया गया है कि खवातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी बुनियाद इसे बनाया गया। और इन्हीं दरसी कुतब के अंदर एक पेज जो है जिसके ऊपर खवातीन को नर्स और डॉक्टर बताया गया है, टीचर बताया गया है। जो मुझे अफसोस हुआ इस बात पे हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कि उन्होंने आज सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया। अब जो इसने सिंधी नेशनलिज्म का ये लहराया है, मेरे ख्याल में ये बड़ा गैर जिम्मेदार टैक्टिक है। और ये जो कहा है कि सिंध के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और ये पानी से शुरू किया था। भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आता है, सिंध उनका हिस्सा है, जो इस बात को जाहिर करता है। फौज क्या लड़ेगी जिनकी इकानमी अपनी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कटोरा हाथ में है वजीर आजम को, और पूरी दुनिया से वो भीख मांग रहे हैं। जो कल डॉलर और रियाल के पीछे भाग रहे थे, आज वो येन और लीरा के पीछे भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इसको पाकिस्तान का पप्पू भी कहा जाता है, अब उन भाई साहब ने सिंधु देश की एक मुहिम के बारे में बात कर दिया, या फिर कहे कि सिंधु देश एक अलग देश के बारे में बात कर दिया। अब आपको अगर ना पता हो तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है उसका अच्छा खासा प्रेजेंस, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंस उसका सिंध में है, जो पाकिस्तान का एक सूबा है, पाकिस्तान का एक स्टेट है। दूसरी भी पार्टियां हैं लेकिन उनका इतना वहाँ पर उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी बिलावल की पार्टी की है। अब उनको जब इलेक्शन का टाइम होता है, या फिर मान लीजिए कि कुछ उनको भड़काना होता है, तब अपने जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ है, जहाँ पर अपना सिक्का ज़्यादा चलता है, वहाँ पर जाकर इस टाइप की हरकतें करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बात सही बोली है कि भाई आज नहीं तो कल देखिए, जब बलूचिस्तान अलग होगा, जब इंडिया पीओ के लेगा, तब बलूचिस्तान भी अलग होगा, तब सिंधु देश भी बनेगा, और खैबर वाला जो एरिया है वो भी अलग बनेगा। और आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, वही पाकिस्तान बना रहेगा, मतलब वो छोटा स्टेट। और बहुत बुरे हालात होने वाले हैं उस समय पर। अभी जो है ना वो पाकिस्तान उबल रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो मुझे अफसोस हुआ इस बात पे हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तस्लीम कर लिया कि उनकी पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी है। अच्छा, वो इस तरह से कि उन्होंने आज सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया। आप देखिए वो कुछ दिनों से कर क्या रहे हैं, पंजाब पानी ले रहा है, सिंध पानी ले रहा है। आज उन्होंने यहाँ तक उसमें बात की कि जी जिस तरह से पहले इंडिया पे इल्ज़ाम लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, अगर वफाक ऐसे करेगा तो फिर पंजाब और वफाक पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, कर लेंगे। लेकिन उन्होंने महदूद अपने आप को ना सिंध तक कर लिया, वो सिंध कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मैं अभी इस पे कर लूँ ताकि आइंदा इंतखाबात जब आए तो मुझे सिंध में इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं उस वक्त जाके फिर दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में अपनी अच्छा। अब जो इसने सिंधी नेशनलिज्म का ये लहराया है, मेरे ख्याल में ये बड़ा गैर जिम्मेदार टैक्टिक है। और ये जो कहा है कि सिंध के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और ये पानी से शुरू किया था। और आपको पता है अगले हफ्ते मैंने आपको एक लंबा बताया था कि कोई पानी पे कोई ये कमी नहीं हो रही है। कि फिर वही बात कि उन्होंने अपने आप को आज सूबाई सतह पे महदूद कर अच्छा, आपका ये जो पॉइंट है इसको मैं सपोर्ट दे दूं उनके ही अल्फाज से। वो जो सदर के बारे में, और मैं उसी की तरफ आ रही थी कि आज उन्होंने ये भी कुछ बात की है जो कि थोड़ा इदारों के भी हवाले से तनकीद बनती है और नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद बनती है। क्या उन्होंने कहा जी रायविंड, लेकिन इसमें भी एक तरह से सिंध कार्ड उन्होंने यूज किया। बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से? देखिए, सिंध कार्ड इस बात में इसने बिल्कुल नहीं किया। इस बात पे वो कहा है जो बिल्कुल सच है। अच्छा। आप सोचिए तो सही कि बेनजीर भुट्टो के साथ इन्होंने क्या किया था। इसके उन्होंने इनके खिलाफ केस निकालते थे और क्या पेशी देते थे 4 सूबों में। आप एक सूबा की बात कर रहे हैं। कभी बेचारी को कहती थी लाहौर आ जाओ, कभी कहते थे कराची में आ जाओ, कभी कहते थे उधर आ जाओ। I mean, this was impossible। बिल्कुल सही कह रहा है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिंधु देश एक अलग वतन और मुल्क रहा है हिस्ट्री में, लेकिन अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए जिस तरह बंगाल में उन्होंने किरदार अदा किया था, और इस तरह अगर वो
सिंधु देश की आज़ादी के लिए किरदार अदा करता है, तो हम भारत के साथ सिंध का कॉन्फेडरेशन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये भारत के मफाद में है कि भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं बार बार उनको अपील करता रहा हूं, जो पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है, उनके इंटेलेक्चुअल हैं, कि बाबा पाकिस्तान एक ऐसा मुस्तकिल नफ्सियाती और आइडियोलॉजिकल इंडिया दुश्मनी के बुनियाद पर कायम एक गैर फितरी रियासत है, जिसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा उस वक्त तक पाक यानी इंडिया के लिए मुस्तकिल खतरा बना रहेगा। पॉसिबिलिटी का ये नहीं कि पंजाब के पास फौज है तो हम आज़ादी नहीं ले सकते। वियतनामी बहुत छोटा सा एक मुल्क है, लेकिन जब उन्होंने वो डट गए तो दुनिया के सुपर पावर को शिकस्त दी उन्होंने। भीख मांग कर ये मुल्क चला रहे हैं, तो वो क्या लड़ेंगे? फौज क्या लड़ेगी जिनकी इकानमी अपनी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कटोरा हाथ में है वजीर आजम को, और पूरी दुनिया से वो भीख मांग रहे हैं। जो कल डॉलर और रियाल के पीछे भाग रहे थे, आज वो येन और लीरा के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास कुछ नहीं है। तो बड़ी फौज ताकत का वो कोई पैमाना नहीं है। फौज और हथियार अगर पैमाना होते तो सोवियत यूनियन जो बिखरता नहीं। तो इनकी बड़ी फौज ही हमारे फायदे में है। ये गधों का लश्कर जो है बगैर इकानमी वाले मुल्क के, ये तो खुद इनके गले में पड़ेगा। गद्दारी और मीर जाफर वाला और कोई किरदार हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है, क्योंकि चाइना बदमाशी कर रहा है, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो पूरे यानी साउथ चाइना सी को देखें, वहां जितनी कौमें हैं वहां उन कौमों के गले भी पड़ा हुआ है चाइना। लोग ये कह रहे हैं कि सीज फायर हो गई है, लेकिन अगर यही होना था और इधर ही पहुंचना था, हमने इसी तरह पहुंचना था, तो फिर अल्लाह खैर करे। मुझे तो फिर कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है इस हुकूमत से जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है। मैं हुकूमत से ही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाइए। भारत ने आपको एक दफ़ा फिर ट्रैप कर लिया है। सीज फायर से हमें कुछ नहीं मिला है। जैसे कि शहबाज ने, हम ग्रे लिस्ट में भी रहेंगे, बलूचिस्तान में भी सारा कुछ वैसे ही जारी रहेगा। पाकिस्तान आजाद कश्मीर दुश्मन के पास जाएगा, इसका फैसला इमरान की हुकूमत में होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर है। ठीक है, मतलब वो पहले पीओके पर गोलियां चलती रहती थी, मतलब आप माफ़ कीजिएगा, नॉट पीओके बट जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर गोलियां चलती रहती थी। प्राय दिन न्यूज़ आते रहते थे किसी न किसी के यहाँ पर शहीद होने के। लेकिन जब से सीज़ फायर हुआ है तब से थोड़ी शांति है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ये सीज़ फायर जो है ना वो पूरी तरीके से भारत के फेवर में जाता है। सिचुएशन इंडिया के फेवर में है और हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। मतलब किस टाइप का बेनिफिट उनको चाहिए वो पता नहीं, क्योंकि जब इंडिया के सैनिक शहीद होते थे तब उससे ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को शहीद किया जाता था। और ऐसी सिचुएशन में उनको अपने मतलब सैनिकों की नहीं पड़ी है, अदरवाइज़ उनको सिचुएशन उस टाइप की है कि इस सीज़ फायर से इंडिया का बेनिफिट ना हो जाए। मतलब देखने वाली बात यह है कि वो बात नहीं करेंगे कि चलो अब सीज़ फायर हो चुका है तो इंडिया से बिज़नेस की बात करते हैं, रिलेशन सुधारने की बात करते हैं, जिस टाइप से इंडिया एक्सपेक्ट करता है उस टाइप का हम बिहेवियर करने की सोचते हैं। ऐसी कोई सोच नहीं आती, बस उनकी वही सोच आती है कि भाई इंडिया का बेनिफिट यहाँ पर ना हो जाए। ये बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एज फार एज जब आपने कहा कि जो मुआहदा है या अभी क्या हुआ है, आज जिस बारे में हमने ये प्रेस रिलीज भी किया, ये एक एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग थी 2003 में, जब सीज फायर को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था। सो वो सस्टेन किया बहुत अरसा तक, बट 2014 ऑनवर्ड फिर इसमें स्पाइक आ गई सीज फायर वायलेशंस में, और जो अभी तक चल रही है। नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड कि इसको उस मैकेनिज्म को, उस अंडरस्टैंडिंग को जो 2003 में हुई थी, उसको दोबारा से लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। फायर से हमें कुछ नहीं मिला है। जैसे कि शहबाज ने, हम ग्रे लिस्ट में भी रहेंगे, बलूचिस्तान में भी सारा कुछ वैसे ही जारी रहेगा। और जो दुनिया में हमारा जो भारत ने इकोनॉमिक लॉकडाउन और इकोनॉमिक हमसे वॉर शुरू की हुई है, पानी की जंग शुरू की हुई है,
और माशी जंग शुरू की हुई है वो वैसे ही रहेगी, और कश्मीर जो वो अपने डिजाइन के मुताबिक सेटल करना चाहता है, ये सीज फायर उसमें फैसिलिटेशन है। मैं बार बार यही कहता रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल में, जब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A रिवोक हुए हैं, तो मैं इशारों में बहुत सी बातें कहता रहा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से। लेकिन अगर यही होना था और इधर ही पहुंचना था, हमने इसी तरह पहुंचना था, तो फिर अल्लाह खैर करे। मुझे तो फिर कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है इस हुकूमत से जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है। आज बस कुछ यही हालात हैं। अगर बैक चैनल और फिर कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो आई डू नॉट नो, तजुर्बा बड़ा काउंट करता है। और अगर हम इसी तरह ही गिव इन करते रहे चीज़ों पे और अपनी इसी तरह हम इंगेजमेंट का दम भरते रहे कि हम तो इंगेजमेंट चाहते हैं भारत के साथ, टॉक्स चाहते हैं भारत के साथ, तो फिर बस यही एंड है और फिर हमें इसी पे इक्तफा करना चाहिए। लेकिन आज कोई मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा दिन है पाकिस्तान या कश्मीर के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो गई है। सीज़ फायर सब टेम्प्रेरी मामलात हैं। भारत भी टाइम गेन करना चाहता है, कश्मीरियों को बताना चाहता है कि देखिए पाकिस्तान बस इंटरेस्टेड नहीं है अब आपके कॉज में, तो यू बेटर गिव अप योर स्ट्रगल। तो ये इसके बड़ी डायमेंशंस हैं। मैं हुकूमत से ही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाइए। भारत ने आपको एक दफ़ा फिर ट्रैप कर लिया है इस बायलैटरल इंगेजमेंट के खाते में। ये तो वक्त और कुछ चीज़ों का था, लेकिन अब क्या किया जाए कि समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत चाहती क्या है, इसके लॉन्ग टर्म क्या पेश नज़र है। भारत वो सारा काम जो इसराइल ने 70 साल में किया था, भारत अगले 3 साल में मुकम्मल कर देगी। मगर जो बात कही जाती है कि तुमने जंग से बचने के लिए जिल्लत और रुसवाई का रास्ता इख्तियार किया, तब तुम्हारे नसीब में जंग भी है और जिल्लत भी। तो साफ बात मैं कर रहा हूं कि अब जो कुछ पाकिस्तान के साथ होगा इस हुकूमत के अहदे इख्तिदार में होगा। पाकिस्तान आजाद कश्मीर दुश्मन के पास जाएगा, इसका फैसला इमरान की हुकूमत में होगा। और जो इनके तेवर हैं, जो इनके हालात हैं, जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरह की पैसिफिज्म है, जिस तरह का डिफेंसिव खौफजदा एटीट्यूड है इनका, मुझे खौफ है अल्लाह ना करे हम मुजफ्फराबाद हाथ से ना धो बैठेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरह एग्रेसिव होकर, खासतौर पर जो बाइडेन के आने के बाद इसराइल और अमेरिका पूरी तरह भारत की पुष्ट पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और एटमी ताकत को खत्म करने के लिए अभी नरेंद्र मोदी के भारतीय हिंदुत्व कुत्ते लॉन्च किए जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है, हुकूमत तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, इसको तो पता ही नहीं कि इसके साथ होने क्या। लेकिन मुझे लगता यही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इश्यूज़ की, अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है कि भारत के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं फॉर दैट मैटर। तो थोड़ा बहुत आई एम लिटिल बिट नाउ dismayed the way we are handling our India policy and our Kashmir policy. I'm sorry to say this, but this is what I honestly think. I may be wrong, and I hope I'm wrong, because if India wants to move ahead and is ready to compromise or show flexibility on the Kashmir dispute, and wants to reach a modus vivendi which is acceptable to all parties, including the people of Jammu and Kashmir, then it's okay. I'm all for that. But my apprehension is that India is using this bogey of bilateral engagement or back channel diplomacy to further weaken Pakistan's position on Jammu and Kashmir. And this engagement on the back channel, mark my words, will deliver nothing for Pakistan. And this is what my fear is. The question is, हिंदुस्तान हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है सिविलियंस को, लेकिन जितना नुकसान ये हमें इस वक्त, जब ये कहता है ना सीज फायर,
इसको सीज फायर करनी चाहिए अगेन अमंग्स द वर्ल्ड पास। ये FATF के अंदर हमारा ये ओपोनेंट है बहुत बड़ा, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। आपका क्या ख्याल है? ये फ्रांस के साथ ये इसके बड़ी बातें हमें पता चली हैं कि ये फ्रांस को पुश कर रहा है, जिसके हमारे अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये वहाँ भी इसने हाथ डाला हुआ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है एंड गिविंग अ बैड इमेज टू आवर कंट्री। सो द क्वेश्चन इज कि हम इनको कैसे करें। मैं तो ट्रैक 2 के अंदर ब्रसल्स में और लंदन के अंदर बैठा रहा हूं इनके साथ। ये जेर जबर पे लड़ते हैं, ये बैठते नहीं है कभी किसी चीज के ऊपर। एक एग्री करेगा, दूसरा डिसएग्री कर जाएगा और आपकी बात इधर की उधर चली जाएगी। सो आप इनको बिल्कुल हाथ आगे रखें, बट बी कॉशियस, बी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड, जो कि हमारे आर्मी चीफ ने पहले कह दिया हुआ है। वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां हमें इनके साथ एक और जो एक आगे बात बढ़ानी चाहिए, जो हमारे आई एम श्योर फॉरेन मिनिस्टर बढ़ाएंगे भी, कि भाई तुम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके क्यों पाकिस्तान की मुखालफत करते हो, क्यों हमें एक नेगेटिव एक पिक्चर पेंट करते हो। ये हर जगह जाके करते हैं। सो लेट्स बी ओपन ऑन दैट फ्रंट एज वेल। ये फ्रंट तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फॉरेन फ्रंट जो है इसको भी हमने कंट्रोल करना है कि इनके साथ आप डायलॉग हमारे साथ करो भाई, डायलॉग करो। आप मोनोलॉग कर रहे हो, वी डोंट वांट मोनोलॉग, वी वांट अ डायलॉग। आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपके लोग भी दुनिया से जा रहे हैं, हमारे भी दुनिया से जा रहे हैं। तो क्या इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस? नो, वी डोंट। जो मसले मसाइल हैं, हमारा पानी का मसला है, हमारे और दीगर जो मसले हैं, आप उनको रिजॉल्व करो, बैठ के हो सकते हैं। लेकिन इंडिया has got good people in it, and I'm sure good people will eventually come up and save the region, क्योंकि इस रीजन को हमने प्रोटेक्ट करना है। इंडिया और पाकिस्तान बोथ न्यूक्लियर पावर्स। सो अगर हम लॉगर हेड्स पे रहेंगे तो याद रखें कि बाकी सुपर पावर्स हैं, वो दोनों का फायदा उठाएंगी और आपस में हमारे इख्तलाफात पैदा करेंगे।